सो विदाउट फर्दर डू अब हम चलते हैं मटेरियल बैलेंस पे, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो अगर हमें मटेरियल बैलेंस को पढ़ना है तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा और उस इक्वेशन को भी हम डिराइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्विपमेंट है जहाँ पर या तो यूनिट ऑपरेशन हो रहा है या फिर यूनिट प्रोसेस हो रही है। तो इन केस अगर कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट है तो वो इन दोनों टर्म्स से फेमिलियर नहीं होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले शॉर्ट में कि व्हाट्स यूनिट प्रोसेस एंड व्हाट्स यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन का मतलब होता है केमिकल इंजीनियरिंग में नो रिएक्शन, मतलब कि ऐसा कोई ऑपरेशन हो रहा है जहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही है। नो रिएक्शन, विदाउट रिएक्शन कोई ऑपरेशन चल रहा है। और इन यूनिट ऑपरेशंस को करने के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो होते हैं लाइक कंडेंसर, हीट एक्सचेंजर, डिस्टिलेशन कॉलम, ड्रायर, एवापोरेटर, ह्यूमिडिफायर एट्सेट्रा। ये जितने भी इक्विपमेंट होंगे इनके अंदर जो भी काम होगा वो होगा यूनिट ऑपरेशन। ठीक है, चलो हम थोड़ा बड़ी बात कर लेते हैं, जो कि यूनिट ऑपरेशन जिन जिन सब्जेक्ट्स में जो हीट ट्रांसफ़र है उस सब्जेक्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो सारे होंगे यूनिट ऑपरेशन। तो हीट ट्रांसफ़र में जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सब होंगे यूनिट ऑपरेशन के। मास ट्रांसफ़र में भी यूनिट ऑपरेशन ही होगा, और जो फ्लूइड मैकेनिक्स होगा उसके अंदर भी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो सब यूनिट ऑपरेशन के होंगे। उसके बाद में मैकेनिकल ऑपरेशन, ये सब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर भी हम जो कुछ पढ़ेंगे सब यूनिट ऑपरेशन होगा। तो यूनिट ऑपरेशन समझ में आया। अगर कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है तो होता है यूनिट ऑपरेशन, और ये यूनिट और ऑपरेशन दोनों साथ में रहेंगे। सिर्फ ऑपरेशन है तो वो जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ऑपरेशन मतलब वही होता है, बाकी यूनिट ऑपरेशन मतलब नो रिएक्शन। दूसरी चीज़ हमारे सामने यूनिट प्रोसेस। अगेन मैं बोल रहा हूँ जब तक ये यूनिट साथ में तब तक जो अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ वो इसका मतलब है। तो यूनिट प्रोसेस का मतलब होता है एनी प्रोसेस विथ केमिकल रिएक्शन, एनी प्रोसेस which involves chemical reaction। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है वो होगा यूनिट प्रोसेस। और यूनिट प्रोसेस के अंदर हम जो इक्विपमेंट होते हैं वो देख लेते हैं। रिएक्टर्स होते हैं जिसमें कि CSTR, PFR, बैच रिएक्टर, सेमी बैच रिएक्टर एंड PBR, काफ़ी सारे रिएक्टर होते हैं। तो जितने भी रिएक्टर होते हैं उनके अंदर हम करवाते हैं क्या, यूनिट प्रोसेस। और सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो जो CRE होती है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होंगे सब यूनिट प्रोसेस के। तो ये बात समझ में आ गई कि यूनिट प्रोसेस होगी, यूनिट प्रोसेस की स्टडी होगी CRE में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में, और यूनिट ऑपरेशन की स्टडी होगी हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन में। और जो मटेरियल बैलेंस है, एनर्जी बैलेंस है, ये जो दोनों चीज़ें हम जब करेंगे तो इसमें दोनों चीज़ों की स्टडी करेंगे, यूनिट ऑपरेशंस की भी और यूनिट प्रोसेस की भी। ठीक है, तो चलते हैं हम वापस से हमारी जो इक्वेशन हम डिराइव करने वाले थे। तो अब आप सोचिए कि अगर एक हमारे पास इक्विपमेंट है उसके अंदर एक रॉ मटेरियल आता है। ठीक है, मैं रेट मान लेता हूँ कि रेट ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर अगर यूनिट प्रोसेस है तो रॉ मटेरियल, यूनिट ऑपरेशन है तो फीड होगी। तो रेट ऑफ मटेरियल इनपुट टू द रिएक्टर और टू द डिस्टिलेशन कॉलम और टू हीट एक्सचेंजर, कुछ भी हो सकता है। तो रेट ऑफ मटेरियल इनपुट इनटू दिस इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूनिट प्रोसेस होगी या फिर यूनिट ऑपरेशन होगा। तो अगर यूनिट ऑपरेशन होगा तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन।
मैं समझाऊंगा इसको, थोड़ा सा आप होल्ड करके रखिए, मैं समझाऊंगा अच्छे से। और अगर यूनिट प्रोसेस होगी तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जनरेशन हो सकता है या फिर कंजम्पशन हो सकता है, कंजम्पशन। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मैंने जैसे रेट ऑफ मटेरियल इनपुट लिया है, यहाँ पर रेट ऑफ एक्यूमुलेशन होगा, रेट ऑफ जनरेशन होगी, रेट ऑफ कंजम्पशन होगी। तो ये भी सारे रेट्स हैं, जगह कम होने के कारण मैंने लिखा नहीं है। ठीक, ये सारा काम हो चुका है, या तो एक्यूमुलेशन हुआ या फिर जनरेशन हुआ या फिर कंजम्पशन हुआ। उसके बाद में क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो बाहर आ जाएगा, यानी रेट ऑफ मटेरियल आउट। ओके, आउटपुट लिख लेता हूँ मैं, रेट ऑफ मटेरियल आउटपुट। तो यहाँ पर होगी हमारी फीड और यहाँ पर होगा प्रोडक्ट। तो अब इसी को बैलेंस करते हुए हमें एक इक्वेशन लिखनी है, और ये स्टेप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन सोल्व करते हुए अगर आप इक्वेशन याद रखते तब तो ठीक है। इन केस अगर कहीं डिराइव करने की जरूरत पड़ी, लाइक CRE में ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद में प्रोसेस कंट्रोल, वो सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें हर, मान के चलिए हर क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। प्रोसेस कंट्रोल में आपको डिराइव करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद में सभी सब्जेक्ट में डिराइव करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप याद रख लेते हो तो अच्छा है, तो मैं इनको हटा देता हूँ। ये वापस हम हमारी इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो इक्वेशन क्या होगी, अब हम एक बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है, एक बाउंड्री बना लेते हैं इस इक्विपमेंट के ऊपर। ये एक इक्विपमेंट है, इसके ऊपर मैंने एक बाउंड्री बना ली। ठीक है, अब इस बाउंड्री के ऊपर हम बैलेंस लगाएंगे। तो मान के चलिए जो भी इस बाउंड्री के अंदर की तरफ आएगा वो सब पॉजिटिव होगा, जो बाहर की तरफ जाएगा वो सब निगेटिव होगा। तो पहला, क्या फीड अंदर की तरफ जा रही है, तो हाँ, रेट ऑफ मटेरियल इन, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ेगी मुझे लिखने में, तो रेट ऑफ इन कर देता हूँ मैं, रेट ऑफ मटेरियल इन है। ठीक है, पॉजिटिव। प्लस, अब मान लेते हैं किसी चीज़ का जनरेशन होगा। अच्छा, अभी मैंने बोला था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड वर्क करता है, मटेरियल बैलेंस सब्जेक्ट। तो जनरेशन कैसे हो सकता है, तो होता क्या है, जैसे मान लो हम एक रिएक्शन की बात करते हैं, हेबर्स प्रोसेस की बात करते हैं हम, जिसमें कि हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर के बनती है अमोनिया। तो अमोनिया का जो जनरेशन होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर अमोनिया बना रहे हैं ना, तो अमोनिया का जो जनरेशन होगा ये वो वाला जनरेशन है, क्योंकि बेसिकली जो बैलेंस है वो मटेरियल के मास पर है। तो इनपुट का जो मास होगा वही आउटपुट का मास होगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन क्या हो, कंपोजिशन चेंज हो सकती है। H2 और N2 गए थे, बाहर आया NH3, मास तो सेम रहेगा लेकिन जो कंपोनेंट है वो बदल सकते हैं। तो अगर जनरेशन होता है, तो जनरेशन अगर होगा तो आपकी प्रोसेस में एक नई चीज़ ऐड हो रही है ना, जनरेशन में एक नई चीज़ ऐड हो रही है जनरेशन में, तो हम मान के लेते हैं कि ये पॉजिटिव होगा इस प्रोसेस के लिए। तो रेट ऑफ जनरेशन ये भी इसी साइड आएगा। अब इक्वल होता है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये सीधे सीधे एरो से बाहर क्या जा रहा है, रेट ऑफ मटेरियल आउटपुट। सब सीधे सीधे एरो से बाहर जा रहा है, तो इसलिए हम लिख लेते हैं रेट ऑफ मटेरियल आउटपुट। ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम से बाहर की तरफ जा रहा है, इस बाउंड्री से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं रेट ऑफ मटेरियल आउटपुट। प्लस, क्योंकि एक बात अभी हमने देखी थी कि जनरेशन अगर हो रहा था मतलब सिस्टम में कोई चीज़ बढ़ रही थी, तो उसका जनरेशन को हमने लेफ्ट साइड में रखा था, इस साइड में। लेकिन अगर कोई चीज़ कंज्यूम होती है, तो कंज्यूम होती है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसकी कमी होने वाली है। अगर कोई चीज़ कंज्यूम होते जा रही है तो यहाँ पर उसकी कमी होने वाली है, तो इसलिए हम इसको राइट साइड में रखेंगे। इसको हम ऐसा ही मानेंगे कि वो सिस्टम से बाहर जा रहा है। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे अगर H2 और N2 को अगर हम लेते हैं तो इन दोनों का कंजम्पशन होगा, मतलब सिस्टम से डिसअपियर हो रहे हैं ना, तो इसलिए हमने इसको लिखा है राइट साइड में। और अगर NH3 लेते हैं तो उसका जनरेशन हो रहा है, तो जनरेशन को हम रखेंगे लेफ्ट साइड में। तो एग्जाम्पल आई थिंक आपको समझ में आया है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद में आता है प्लस रेट ऑफ
एक्यूमुलेशन। अब रेट ऑफ एक्यूमुलेशन को मैंने राइट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है कि क्या हो रहा है। क्योंकि दो चीज़ हो सकती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर रिएक्शन लेके मैं चलूँ तो मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा, उसके लिए आपको सीआरई का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास एक वाटर टैंक है जिसमें कि आप वाटर सेंड कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, आप वाटर को पंप कर रहे हैं। तो वाटर इसमें पंप आप करे जा रहे हैं और यहाँ से एक विड्रॉ करने का भी ऑप्शन है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है कि आप वाटर इनपुट भी दिए जा रहे हो और आउटपुट भी लिए जा रहे हो। तो मान लेते हैं कि आपका जो इनपुट है वो है 1 लीटर पर सेकंड की फ्लो रेट आपकी इनपुट की है, ठीक है। लेकिन आपको जो प्रोसेस में ज़रूरत लग रही है उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, मान लेते हैं 0.8 लीटर पर सेकंड, ओके। तो आप 1 लीटर तो इनपुट दे रहे थे इस टैंक को और वापस कितना ले रहे थे, 0.8। इसका मतलब कि 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2 लीटर पर सेकंड। इतना अमाउंट जो है यहाँ पर होल्ड होना शुरू हो जाएगा और ये लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना, अगर आप इनपुट ज़्यादा दे रहे हो इस टैंक को और आउटपुट कम ले रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर होल्डअप होना शुरू हो जाएगा। उस होल्डअप को ही बोलते हैं एक्यूमुलेशन। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है जब हम सिस्टम में किसी चीज़ का एडिशन कर रहे हैं, ऐड ज़्यादा कर रहे हैं निकाल कम रहे, तो ये जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है, और इन केस कभी ऐसा होता है कि आप 1 लीटर पर सेकंड इसमें इनपुट दे रहे हैं लेकिन जो विड्रॉ कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप 1.1 लीटर पर सेकंड विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जितना इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका जो लेवल होगा वो गिरेगा। तो इस तरीके से जो एक्यूमुलेशन है डिपेंड करेगा कि आपकी अपने जो सिस्टम है, जो आपका इक्विपमेंट है, उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।